Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our 7th class social studies book. Dear students, we are studying the first lesson of this book. हम लोग पढ़ रहे हैं इस बुक का फर्स्ट लेसन and in this first lesson we are studying the medieval time, the history of medieval time. जो हमारा मध्यकाल था, जो मेडिवल टाइम था, जो लगभग 700 सीई से लेकर के 1800 सीई तक माना जाता है, ये जो 1000 सालों का इतिहास है, 1000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, इसको मेडिवल टाइम माना जाता है, मध्यकाल का इतिहास माना जाता है और हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस फर्स्ट लेसन में. एंड डियर स्टूडेंट्स, इट इज माई 8th वीडियो ऑफ दिस लेसन. ये आज का जो वीडियो है वो मेरा 8वां वीडियो है इस लेसन का. आई हैव पोस्टेड 7 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. मैं इस लेसन के 7 वीडियोज ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं एंड इट इज अवर 8th वीडियो. आज का ये वीडियो हमारा 8th वीडियो है. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, यानी इतिहास जो लिखा जाता है वो किस आधार पर लिखा जाता है, कौन सी वो चीजें हैं जिनके आधार पर पुरानी बातों का पता चलता है इतिहासकारों को, हिस्टोरियंस को, और किन आधार के ऊपर, किन चीजों के आधार पर वो इतिहास लिखते हैं, पुरानी चीजों के बारे में लिखते हैं. तो हम लोग यहां पर पहले पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं. एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी जो जमीन में से पुरानी चीजें हमें मिलती है वो सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल कहलाती है. और दूसरी चीजें होती है किताबें, जो पुराने समय में लिखी हुई किताबें हैं जिसको हम लिटरेसी करते हैं. लिटरेसी सोर्सेज यानी साहित्यिक जो स्रोत होते हैं, साहित्य जो होता है, साहित्य मतलब जो लिखी हुई चीजें हैं पुराने समय में, उनसे भी हमें पुराने समय की बातें पता चलती है. और वो लिखी हुई जो चीजें हैं जो इन रिटर्न है, जो लिखित में है, उनको लिटरेसी सोर्स कहा जाता है हिस्ट्री का. और लिटरेसी सोर्स में भी 2 प्रकार हमने पढ़े. एक तो वो किताबें जो भारतीय लोगों ने लिखी, इंडियन जो राइटर्स थे, भारत के जो लोग थे जिन्होंने उस समय की किताबें लिखी, या किताबों के अलावा भी जो लिखित में जो भी चीजें अवेलेबल है, वो इंडियन 2 प्रकार के सोर्स हो गए लिटरेसी में भी. एक तो इंडियन सोर्स, उसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा टाइप का लिटरेसी सोर्स, यानी जो विदेशी लोगों ने जो बातें लिखित में हमारे देश के बारे में लिखी, आज जो उपलब्ध है विदेशी लोगों द्वारा लिखा हुआ जो साहित्य है, जो लिटरेसी है, लिटरेचर है, वो जो सोर्स है वो सेकंड टाइप का लिटरेसी सोर्स माना जाता है. आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो दूसरे टाइप का जो लिखित सोर्स है, जो लिटरेसी सोर्स कहलाता है, वो है ओवरसीज या फॉरेन, यानी विदेशी साहित्य जो है वो भी इतिहास का एक बड़ा स्रोत है. क्योंकि मेडिवल टाइम में यानी मध्यकाल में बहुत सारे विदेशी लोगों ने भारत में विजिट किया था, भारत में वो घूमने आए थे, तो उन्होंने भी अपने विभिन्न किताबों के माध्यम से या विभिन्न लेटर्स के माध्यम से अपनी बातें लिखी भारत के बारे में. तो वो भी एक इतिहास का स्रोत है, वो भी हिस्ट्री का एक सोर्स है. तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लिटरेसी सोर्स. लिटरेसी सोर्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो इंडियन लिटरेसी सोर्स था जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, भारतीय लोगों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें या साहित्य. आज हम लिटरेसी सोर्स जो पढ़ने वाले हैं वो है ओवरसीज या फॉरेन. ओवरसीज या फॉरेन का मतलब होता है विदेशी. तो विदेशी लोगों द्वारा जो लिखी हुई जो लिटरेसी है या लिटरेचर है, यानी साहित्य जो लिखा हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. मैनी टाइम्स, कई बार, वी केम टू नो, हमें पता चलता है, दैट यानी कि द कोर्ट हिस्टोरियंस, जो दरबारी इतिहासकार थे, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि बहुत सारे जो राजा थे मेडिवल टाइम में, वो अपने दरबार में, अपने कोर्ट में
कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करते थे, कुछ ऐसे लोगों को अपने दरबार में रखते थे जो कि उस जमाने की ऐतिहासिक चीजों को लिखते थे, राजाओं के बारे में लिखते थे। तो उनको दरबारी इतिहासकार माना जाता है, क्योंकि वो राजाओं को प्रमुखता देते थे, उन्हीं के बारे में केवल वो लिखते थे। तो उनको कोर्ट हिस्टोरियन कहा जाता है, यानी दरबारी इतिहासकार, क्योंकि वो दरबार में राजा की जो पेमेंट है, राजा उनको पेमेंट करता था, तो वो राजा के बारे में स्पेशली लिखते थे। तो यहां पर ये उन्हीं के बारे में लिखा गया है। जो कोर्ट हिस्टोरियन जो शब्द आया है, ये उन्हीं लोगों के बारे में आया है। तो फिर से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैनी टाइम्स, कई बार, वी केम टू नो, हमें पता चलता है, दैट यानी कि द कोर्ट हिस्टोरियन यानी दरबारी इतिहासकार प्रेज्ड द रूलर, यानी रूलर की प्रशंसा करते थे। रूलर यानी शासक, शासन करने वाला राजा रूलर कहलाता है। तो रूलर की प्रेज्ड यानी प्रशंसा करते थे जो दरबारी इतिहासकार होते थे। नेचुरली वो करेंगे भी, क्योंकि वो रूलर ही उनको पैसे देता था, तनख्वाह देता था, पेमेंट सैलरी देता था, तो उसी की वो प्रशंसा करेंगे। दे पुट देयर एंटायर फोकस, वे रखते थे उनका पूरा फोकस यानी पूरा ध्यान ऑन द रूलर, कि वो अपना जो वो कोर्ट हिस्टोरियन जो होते थे, दरबारी जो इतिहासकार होते थे, उनका पूरा का पूरा फोकस किस पे होता था? रूलर पे, यानी उस राजा पर होता था। हिज फैमिली, उसकी फैमिली पर होता था। एंड द विक्ट्रीज एंड द विक्टेरियस वॉर्स, विक्टेरियस यानी विजेता, वॉर्स यानी युद्ध, यानी वो युद्ध जो उसने जीते हैं राजा ने, उस पर। ही वैग्ड, या उसने जो छेड़े थे युद्ध। तो ऐसे जो वॉर्स होते थे, ऐसी जो युद्ध होते थे, या तो जो उसने विक्टेरियस होते थे यानी जिनमें उस राजा ने जीत हासिल की होती थी, या उसने वैग्ड यानी जो युद्ध उसने छेड़े होते थे, तो उन्हीं पर उन जो कोर्ट हिस्टोरियन होते थे उनका फोकस होता था। वो उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देते थे और उन्हीं के बारे में लिखते थे। सो इसलिए इन ऑर्डर टू गेट एन ऑनेस्ट आइडिया, इसलिए इन ऑर्डर टू यानी क्रम में, किस बात के क्रम में? टू गेट, प्राप्त करने में, एन ऑनेस्ट आइडिया यानी एक ईमानदार विचार प्राप्त करने के क्रम में। यानी अगर हम लोग एक ऑनेस्ट आइडिया प्राप्त करना चाहें, यदि हम एक ईमानदारी की बात सुनना चाहें, अब देखिए जिसके दरबार में जो हिस्टोरियन अपॉइंट किया हुआ है जिस राजा का, तो वो तो उसी राजा के पक्ष की बात लिखेगा। लेकिन अगर कोई आदमी ईमानदारी की बात सुनना चाहे कि वास्तव में क्या था उस समय में, तो उन लोगों के द्वारा लिखी हुई चीजों में शायद वास्तविक या ऑनेस्ट आइडिया नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो सैलरी पे थे। वो जो सैलरी देता था उसी की बड़ाई करेंगे, वो उसी की प्रेज्ड यानी उसी की प्रशंसा करते थे वो। तो अगर हम ऑनेस्ट आइडिया लेना चाहें, ईमानदारी की बात सुनना चाहें, तो उस क्रम में हमें क्या करना पड़ेगा? अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग होते थे उनके लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में अगर हमें ईमानदारी का आइडिया, जो ऑनेस्ट आइडिया अगर अपन जानना चाहते हैं, एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और दूसरे जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, पहलू मतलब जो बातें होती है दूसरी महत्वपूर्ण, उनके बारे में, और कॉमन पीपल यानी सामान्य लोगों के बारे में अगर अपन ईमानदारी से जानना चाहें कि वास्तव में उनकी क्या सिचुएशन थी, क्या पोजीशन थी उन लोगों की, वी हैव टू टर्न, तो हमें मुड़ना पड़ेगा टू द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन, तो हमें जो विदेशी लोगों का लेखा है, उनके द्वारा जो लिखी हुई चीजें हैं, उनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। भाई जो नेचुरली आप भी इस बात को मानते होंगे कि जो आदमी, जो राजा जिसको सैलरी देता होगा, जिस हिस्टोरियन को राजा सैलरी देता है, तो वो हिस्टोरियन तो उसी के बारे में हिस्ट्री लिखेगा, वो आम आदमी की हिस्ट्री क्यों लिखेगा? तो अगर हमें ऑनेस्ट आइडिया लेना होगा, यदि हमें ईमानदारी की बात जाननी होगी, तो हमें फिर किसको पढ़ना पड़ेगा? हमें फॉरेनर्स के द्वारा जो लिखा हुआ साहित्य है, जो लिटरेसी है, लिटरेचर है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाहर से आए थे, उनको तो कोई पेमेंट नहीं दे रहा था, तो उन्होंने शायद जो लिखा होगा वो ईमानदारी की बात लिखी होगी। तो हमें, अगर हमें ऑनेस्ट आइडिया लेना है, तो हमें वी हैव टू टर्न, हमें मुड़ना होगा टू द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स, फॉरेन जो विदेशी लोगों के द्वारा लिखा हुआ लिटरेचर, अकाउंट्स यानी लेखा,
लिखा हुआ, जो फॉरेन के द्वारा जो लिखा हुआ साहित्य है या जो भी चीजें हैं, उनकी ओर हमें मुड़ना होगा। फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्रियों के द्वारा जो लिखी हुई चीजें हैं, ट्रेवलर्स यानी यात्री, जो विदेशी यात्री हुए थे उस समय, जो बाहर के देशों से हमारे देश में ट्रैवलिंग करने आए थे उस समय, उनके द्वारा, उनका जो अकाउंट है, उनका जो लेखा है, उनके द्वारा जो लिखी हुई चीजें हैं, उनकी ओर हमें टर्न होना होगा। बुक्स हैव बीन रिटन, किताबें लिखी जा चुकी है, बाई फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों के द्वारा, एंड लेटर्स, और पत्र हैव बीन एक्सचेंज्ड, आदान प्रदान किए जा चुके हैं, बिटवीन फॉरेन ऑफिशियल्स, विदेशी अधिकारियों के बीच में। यानी एक तो जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, जो विदेशी यात्री थे, उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स, और उनके द्वारा, और जो उस जमाने में जो अधिकारी होते थे, विदेशी अधिकारी और भारतीय अधिकारी, ऑफिशियल्स जो होते थे, वो पत्रों का एक्सचेंज करते थे, आदान प्रदान करते थे। भारतीय जो ऑफिशियल्स होते थे, भारत के जो अधिकारी होते थे, वो कहीं विदेशी लोगों को पत्र भेजा करते थे, विदेशों से भी पत्र, लेटर्स आया करते थे। तो वो जो लेटर्स हैं उस जमाने के, और जो फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा लिखी हुई बुक्स हैं, उनको हमें पढ़ना होगा। ये लिखी जा चुकी है बुक्स, और ऐसे जो लेटर्स है वो भी एक्सचेंज किए जा चुके हैं। वी आल्सो गेट इंफॉर्मेशन, हम प्राप्त करते हैं इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री। बहुत सारे लोग भारत में तीर्थ यात्रा करने आते थे विदेशों से, तो वो पिलग्रिम्स कहलाते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं बाई फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों के द्वारा, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रियों के द्वारा लिखी हुई चीजों से। एम्बेसिडर्स यानी जो राजदूत होते थे, हर देश का एक राजदूत दूसरे देश में होता है, अभी भी होता है, जिनको एम्बेसिडर्स कहते हैं। अमेरिका का राजदूत भारत में होता है, भारत का राजदूत अमेरिका में होता है, ऐसे हर देश का होता है। तो उस जमाने के जो राजदूत होते थे, एम्बेसिडर्स होते थे, पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थ यात्री भारत में आए थे, एंड ट्रेडर्स और जो व्यापारी लोग आए थे भारत में, उनका जो अकाउंट है, अकाउंट का मतलब हिसाब किताब भी होता है, अकाउंट का मतलब लेखा भी होता है। लेखा मतलब लिखा हुआ, उनके द्वारा जो भी लिखी हुई चीजें हैं, उनसे भी हमें सूचनाएं, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। एज दे वर मेरली विजिटर्स, मेरली का मतलब है केवल, एज यानी क्योंकि, दे वर मेरली विजिटर्स क्योंकि वे केवल, मेरली यानी केवल विजिटर्स थे। ये लोग जो थे वो केवल विजिटर्स थे, यानी घूमने वाले थे, भ्रमण करने आए थे केवल। ये किसी के पेमेंट के ऊपर नहीं आए थे, ये किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे, किसी से प्रभावित नहीं थे वो। तो इसलिए एज दे वर मेरली विजिटर्स, जैसा कि वे केवल विजिटर्स थे यानी घूमने के लिए आए थे। दे वर एबल टू राइट, वे लिखने में सक्षम थे, एबल यानी सक्षम थे। इवन अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यहां तक कि वो नकारात्मक जो पहलू था उसको लिखने के लिए भी एबल थे यानी सक्षम थे। ऑफ द कंटेम्परेरी, समकालीन टाइम यानी समय। वो जो कंटेम्परेरी टाइम, कंटेम्परेरी शब्द बार बार आया है, मैंने आपको बताया भी है। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी उसी समय में, यानी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें अगर एक ही समय में चलती है तो वो कंटेम्परेरी कहलाती है, समकालीन। तो उसी समय में कंटेम्परेरी यानी वो जो लोग भारत में आए थे वो केवल विजिटर्स थे, यानी वो किसी के द्वारा प्रभावित लोग नहीं थे, वो अपना सेल्फ डिपेंड लोग थे, यानी स्वयं अपना निर्णय लेने वाले लोग थे। इसलिए वो नकारात्मक चीजें भी लिखने में सक्षम थे, यानी वो कोई गलत बात भी थी ना अगर उस समय की, कंटेम्परेरी टाइम की, यानी उसी समकालीन उस समय की, अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट था उस समय का, नकारात्मक पहलू भी अगर था कोई चीज का, तो वो लिखने में भी वो सक्षम थे, यानी वो लिख सकते थे, वो स्वतंत्र थे। वो कोई राजा के बंधे बंधाए लोग नहीं थे, वो केवल विजिटर्स थे, मेरली विजिटर्स यानी केवल विजिटर्स थे वो, इसलिए वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी लिख सकते थे। हाउएवर, हालांकि दैट मेनी ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स
उनमें से कई जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे यानी विदेशी जो यात्री थे, वर अननोन, वो अनभिज्ञ थे, वो जानते नहीं थे, टू अवर कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी वो हमारे सांस्कृतिक पहलू को जानते नहीं थे। उनमें से कई ऐसे भी यात्री थे, क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति आएगा भारत में, वो भारत की संस्कृति को इतना अधिक थोड़ी जानता है। तो हालांकि उनमें से बहुत सारे जो ट्रेवलर्स थे, फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी जो यात्री थे, वो अननोन थे यानी अनभिज्ञ थे, टू अवर कल्चरल एस्पेक्ट्स, हमारे जो सांस्कृतिक पहलू से वो लोग अननोन थे, वो अनभिज्ञ थे। एंड दस, और इस तरह से, एंड दस वर, और इस तरह से वर अनेबल, इसलिए इस तरह से वो अनेबल थे यानी वो अयोग्य थे, टू मेक द करेक्ट जजमेंट, बनाने के लिए करेक्ट जजमेंट यानी सही निर्णय, यानी इसलिए वो सही निर्णय लेने के लिए अनेबल थे यानी अयोग्य थे, क्योंकि उनको भारत की संस्कृति के बारे में पता नहीं था पूरी तौर पर, इसलिए वो सही निर्णय नहीं ले पाते थे। उनमें से कई, यानी हो सकता है कि उनके कई बातें समझ में नहीं आई हो, वो करेक्ट जजमेंट नहीं ले पाए हो, सही न्याय नहीं कर पाए हो किसी चीज के प्रति। तो ऐसा संभव है कुछ लोगों को कि उन्होंने गलत चीजें लिख दी हो सकता है। अबाउट द पिक्चर ऑफ दोज टाइम, उस समय की चित्र के बारे में, यानी उस समय के चित्र के बारे में हो सकता है उन्होंने करेक्ट जजमेंट नहीं ले पाए हो, वो सही निर्णय नहीं ले पाए हो, या कई चीजें वो सही नहीं लिख पाए हो, क्योंकि वो इंडियन जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है, उसके कल्चरल एस्पेक्ट से अननोन थे, यानी वो सांस्कृतिक जो पहलू है भारत का, उससे वो अनभिज्ञ थे। ऐसी संभावना भी है। लेकिन उन्होंने जो लिखा वो किसी से प्रभावित होकर नहीं लिखा। उन्होंने जो लिखा वो एकदम फ्रीडम के साथ लिखा, आजादी के साथ लिखा, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, वो किसी से प्रभावित नहीं हुए। तो उनके द्वारा जो लिखा हुआ लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो हमें एक क्लियर करेक्ट आइडिया देता है, हमें ऑनेस्ट आइडिया देता है, यानी ईमानदारी से भरा हुआ विचार वहां से प्राप्त होता है हमें। फॉरेन ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स, विदेशी यात्री और विद्वान, विजिटेड इंडिया, उन्होंने भ्रमण किया भारत का, इन लार्ज नंबर्स, बड़े संख्या में, यानी बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग भारत में आए थे, विदेशी जो ट्रैवलर्स थे वो भारत में आए। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड के दौरान, मेडिवल पीरियड यानी मध्यकाल का जो समय था, मध्यकाल के बारे में ही पढ़ रहे हैं अपन, जो भी बातें अभी अपन पढ़ रहे हैं वो मेडिवल पीरियड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। लगभग सन 700 से लेके 1800 तक का जो 1100 वर्षों का या 1000 वर्षों का जो इतिहास है वो मेडिवल पीरियड माना जाता है, और ये सारी चीजें हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेडिवल पीरियड में बहुत बड़ी संख्या में, इन ए लार्ज अमाउंट, एक बड़ी संख्या में जो फॉरेनर्स थे या फॉरेन ट्रेवलर्स थे वो भारत में आए। दे हैव प्रोवाइडेड, वे प्रोवाइड करवा चुके हैं, वे उपलब्ध करवा चुके हैं, डिटेल्ड एंड वैल्यूबल अकाउंट्स, डिटेल्ड यानी विस्तार से, एंड वैल्यूबल यानी अनमोल, अकाउंट्स यानी लेखे, यानी उनके लिखी हुई चीजें, यानी वो अपने द्वारा लिखी हुई अनमोल यानी वैल्यूबल यानी बहुमूल्य, और डिटेल्ड यानी विस्तार से लिखी हुई चीजें हमें प्रोवाइड करवा चुके हैं, हमें प्रदान करवा चुके हैं। ऑफ देयर ट्रेवल, उनकी यात्रा से संबंधित, एंड एक्सपीरियंसेज इन इंडिया, और भारत में उनके जो एक्सपीरियंसेज थे, उनके जो अनुभव थे, उनके बारे में वो अपनी लिखी हुई डिटेल्ड यानी एकदम विस्तार से लिखी हुई चीजें और वैल्यूबल चीजें हमें प्रदान कर चुके हैं। इब्न बतूता, अब कुछ लोगों के नाम आएंगे, कुछ जो फॉरेन ट्रेवलर्स हुए हैं अपने भारत में मेडिवल टाइम में जो आए थे, उनमें उनके कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कुछ उदाहरण हैं। एक था इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम का एक फॉरेन ट्रेवलर था। इब्न बतूता बॉर्न इन मोरक्को, इब्न बतूता ने जन्म लिया था मोरक्को में, मोरक्को एक देश है। वॉज वन ऑफ सच ट्रेवलर्स, विजिटर्स, ये उन विजिटर्स में से एक विजिटर था, यानी ये एक तरह से दर्शक था भारत में, फॉरेन ट्रेवलर भी था और विजिटर था, यानी इसने भारत का
भ्रमण किया था, भ्रमण करता था, या विजिटर का मतलब है दर्शनार्थी था, दर्शन किया इसने भारत में। तो उनमें से बहुत सारे जो विजिटर्स भारत में आए, उनमें से ये एक विजिटर्स था, इब्न बतूता, जो मोरक्को का था। ही केम टू इंडिया, वो भारत में आया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक्स, जो तुगलक वंश का जो साम्राज्य भारत में रहा बीच में, तुगलक जो वंश था उस समय वो भारत में आया इब्न बतूता। इसी तरह और लोग भी आए। डोमिंगो पैस एक और था, डोमिंगो पैस फ्रॉम पुर्तगाल, वो पुर्तगाल से आया था। निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी जो था फ्रॉम इटली, वो इटली से था। निकिटिन नाम का जो फॉरेन ट्रेवलर था वो फ्रॉम रशिया, वो रूस से था। एंड मार्को पोलो जो था वो फ्रॉम वेनिस, वो वेनिस से था। वेनिस क्या है? एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है जो नदियों के किनारे पर है, पूरा पानी चलता रहता है बीच बीच में से, तो बड़ा समृद्ध देश माना जाता है। फ्रॉम वेनिस, वेनिस से था ये मार्को पोलो नाम का जो फॉरेन विजिटर जो था। ए प्रॉस्पिरियस सिटी स्टेट इन इटली, एक प्रॉस्पिरियस का मतलब होता है समृद्ध, यानी धनवान, हर तरह से जो सब चीजें जहां पर होती है वो समृद्ध कहलाता है, प्रॉस्पिरियस कहलाता है, प्रॉस्पिरस कहलाता है। प्रॉस्पिरस सिटी स्टेट इन इटली, इटली का ये एक समृद्ध शहर है जिसका नाम था वेनिस। तो वेनिस से ये मार्को पोलो जो था वो वेनिस से था। ये कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के नाम हैं। वर यानी थे सम ऑफ द अदर प्रोमिनेंट विजिटर्स, ये कुछ प्रसिद्ध विजिटर्स थे। हु केम टू इंडिया, जो भारत में आए इन मेडिवल टाइम्स, मध्यकाल के समय में। एंड रोट, और लिखा इन्होंने अबाउट द वेस्ट कंट्री, इस विशाल देश के बारे में। तो ये कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स थे जिन्होंने काफी लिटरेचर लिखा भारत के बारे में, और उनके द्वारा जो लिखा हुआ लिटरेचर है वो भी एक सोर्स है, एक स्रोत है हिस्ट्री का, इतिहास का, जिसके आधार पर इतिहास लिखा गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है दो प्रकार के लिटरेसी सोर्स के बारे में, दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत के बारे में। एक तो भारतीय लोगों के द्वारा लिखा गया लिटरेसी सोर्स है, एक फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा जो लिखा गया लिटरेसी सोर्स है। तो इस तरह से दो प्रकार का लिटरेसी सोर्स, ये सोर्स है अपने इतिहास का, अपनी हिस्ट्री का। तो एक तो हिस्ट्री का जो सोर्स, दो प्रकार के सोर्स हैं हिस्ट्री के, एक तो आर्कियोलॉजिकल, यानी जो जमीन में से खुदाई में जो चीजें निकलती है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, और दूसरा लिटरेसी सोर्स है। लिटरेसी सोर्स में भी दो टाइप का सोर्स हो गया, इंडियन और फॉरेनर। और अब हम एक कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी एक कला होती है जिसमें स्टाइलिश लेटर लिखे जाते हैं, यानी जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर हम लोग लिखते हैं, उनको थोड़ा सजावटी रूप से लिखा जाता है। तो ये एक कला होती है लिखने की, इसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कैलीग्राफी क्या होती है और ये कहां पर देखने को मिलती है। कैलीग्राफी रेफर्स टू ए काइंड ऑफ स्टाइलिज्ड राइटिंग, ये एक स्टाइल वाली, यानी एक विशेष प्रकार की राइटिंग के प्रकार को संदर्भित करती है। एक स्टाइल वाली राइटिंग, एक तरह से, एक जैसे एस लिखना है तो एस को ऐसा घुमा के लिखा कि वो सुंदर लग रहा है, यानी उसमें कुछ कलाकारी दिखा दी लिखने में। तो ऐसे कलाकारी दिखा करके जब अक्षर लिखे जाते हैं तो उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो कैलीग्राफी रेफर्स, यानी कैलीग्राफी संदर्भित करती है टू ए काइंड ऑफ स्टाइलिज्ड राइटिंग, स्टाइलिज्ड राइटिंग के एक प्रकार को संदर्भित करती है, रेफर करती है ये कैलीग्राफी। स्टाइलिश राइटिंग है ये एक प्रकार की। एंड इट इज ए फॉर्म, और ये एक रूप है ऑफ डेकोरेशन, सजाने का, ये एक सजाने का भी रूप है। विच इज यूज्ड, जो कि यूज किया गया, इवन इन द मोनामेंट्स, यहां तक कि जो मोनामेंट्स हैं, यानी जो स्मारक हैं, जो पुराने भवन हैं जो किसी की स्मृति में बनाए गए, उनको स्मारक कहते हैं, मोनामेंट्स कहते हैं। तो यहां तक कि इनको मोनामेंट्स में भी यूज किया गया इसको, कैलीग्राफी को। यानी मोनामेंट्स के अंदर जो स्मारक हैं पुराने, उनमें भी जो दीवारों पर लिखी हुई चीजें हैं, या जो
ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं, शिलालेख जो होते हैं, उन पर जो भी चीजें लिखी गई उनमें कैलीग्राफी का यूज किया गया है। यानी इस स्टाइलिश जो राइटिंग की जो टाइप है, ये जो विशेष प्रकार की जो राइटिंग है, सजावटी राइटिंग है, इसका उपयोग मोनामेंट्स में भी किया गया है। मैनी ऑफ द पर्सियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपियां, जिसको हस्तलिपि कहते हैं। पुराने जमाने में जब छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था तो हर चीज हाथ से लिखी जाती थी, तो वो हाथ से लिखी हुई चीजें आज भी जब मिलती है तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, हस्तलिपि या पांडुलिपि कहा जाता है उसको। तो वो बड़ा अमूल्य चीजें हैं आज के लिए, क्योंकि वो वापस नहीं बन सकती, वो ऐतिहासिक धरोहर है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंस होता है उनका, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाती है। तो मैनी ऑफ द पर्सियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी बहुत सारी फारसी पांडुलिपियां वर इल्यूस्ट्रेटेड यानी कि व्याख्या की गई थी। बहुत सारी जो पारसी हस्तलिपियां जो है वो व्याख्या की गई थी इन ए ब्यूटीफुल मैनर, बहुत ही सुंदर तरीके से। एंड दे यूज्ड और उन्होंने उपयोग किया फ्लोरल यानी फूलों से सजी हुई, एंड जियोमेट्रिक शेप्स, और जियोमेट्रिक का मतलब होता है जामितीय आकृतियों के बारे में आपने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा। जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, ट्राइंगल होता है यानी त्रिभुज होता है, जो सर्कल होता है, ये जो आकृतियां होती है ये ज्योमेट्रिकल शेप्स कहलाती है, ज्योमेट्रिकल आकृतियां कहलाती है। तो ये जो कई ऐसी फारसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो फारसी लिपियां हैं, फारसी जो कलाकृतियां हैं, उनमें इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ फूलों से उसको सजाया गया, फ्लोरल जो शेप्स होती है, जो फूलों की आकृतियां हैं, उनका प्रयोग किया गया है। कई ऐसी फारसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। अलोंग विथ कैलीग्राफी के साथ साथ इस तरह की चीजें भी कई फारसी जो कलाकृतियां हैं, फारसी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनमें यूज किया गया है। यानी कैलीग्राफी को भी यूज किया गया है। कैलीग्राफी क्या होती है मैंने आपको बताया, स्टाइलिश राइटिंग है एक तरह की, अक्षरों को स्टाइल से लिखना, ये कैलीग्राफी कहलाता है। तो कैलीग्राफी का भी यूज किया गया, और जो कुछ आकृतियों का भी यूज किया गया है उनमें, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं यानी ज्यामितीय आकृतियां हैं, और फ्लोरल जो तरीका है, फ्लोरल मैनर में उनको सजाया गया है, यानी फूलों से भी उसको सजाया गया है। ह्यूमन फिगर्स यानी मनुष्य की जो आकृतियां हैं वर नॉट यूज्ड, उनका उपयोग नहीं किया गया। फूलों का सजाने के लिए जो हस्तलिपियां थी, हाथ से लिखी हुई जो चीजें थी, उसमें कैलीग्राफी का यूज किया गया, या फूलों का फ्लोरल यूज किया गया, या फिर उसमें ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उनका यूज किया गया। तो ये कैलीग्राफी के बारे में हमें बताया गया है कि कैलीग्राफी क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया है, कैलीग्राफी एक तरह की एक कला है, एक आर्ट है, लिखने की आर्ट है, जहां पर चीजों को स्टाइल से लिखा जाता है, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। और इसका उपयोग मेडिवल टाइम में जो कई जगह पर देखने को मिलता है, यहां तक कि मोनामेंट्स में यानी कि जो स्मारक हैं उनमें भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। आगे एक और जो पॉइंट है वो है ट्रांसलेशंस, यानी कई जो ऐसी बुक्स हैं, कई ऐसी किताबें हैं जिनको मूल रूप से तो किसी और लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन बाद में फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में उनका अनुवाद भी किया गया, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद करना। तो ट्रांसलेशन के बारे में लिखा है यहां पर, वर्क्स ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड रिलीजन, इन तीन चीजों के बारे में जो किया गया कार्य है, किस किस के बारे में, हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में, फिलोसॉफी का मतलब है जीवन दर्शन के बारे में, एंड रिलीजन यानी धर्म के बारे में। इन तीन चीजों के बारे में किया गया जो वर्क है, कार्य है, वर ट्रांसलेटेड आल्सो, इसको ट्रांसलेट भी किया गया। ये इन तीन सब्जेक्ट के बारे में जो काम किया गया, हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में यानी जीवन दर्शन के बारे में, और रिलीजन यानी धर्म के बारे में जो भी काम किया गया, उसका फिर ट्रांसलेशन भी किया गया है, उनका अनुवाद भी किया गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बाबरनामा, अपन ने पढ़ा है, जो मुगल जो बादशाह थे उन्होंने अपने जीवन के बारे में खुद लिखा, जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखा,
अकबर ने अकबरनामा लिखा, ऐसे ही बाबर ने बाबरनामा लिखा। तो बाबरनामा वॉज ओरिजिनली रिटन, बाबरनामा जो लिखा गया वो ओरिजिनली यानी वास्तविक रूप से लिखा गया इन तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया बाबरनामा ओरिजिनली, एंड वॉज लेटर ट्रांसलेटेड, और बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया इनटू पर्सियन, फारसी भाषा में, बाद में उसको पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया। सेक्रेड बुक्स यानी पवित्र पुस्तकें, सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं, सच एज जैसे कि द भगवत गीता एंड द उपनिषद्स, भगवत गीता और उपनिषद जो थे, उपनिषद जो हैं हिंदू धर्म की जो सेक्रेड बुक्स हैं, जो पवित्र पुस्तकें हैं, वर आल्सो ट्रांसलेटेड इन टू पर्सियन, इनको भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, क्योंकि ये भारत का गौरव है, भारत की बहुत विशेषता है ये एक तरह से, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है इनका, इसलिए फारसी भाषा में भी इनका अनुवाद किया गया है, पर्सियन में भी। और अब हम जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीजनल लैंग्वेजेस। उससे पहले रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस यानी धार्मिक, लिटरेचर यानी साहित्य, धर्म के आधार पर लिखी हुई चीजें। द मेडिवल पीरियड जो मध्यकाल का समय था, वॉज द पीरियड ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स, ये जो मेडिवल पीरियड था वो किस चीज का पीरियड था, ये भक्ति और सूफी संतों का पीरियड था। मेडिवल पीरियड में दो प्रकार के आंदोलन हुए मेनली, मुख्य रूप से एक तो भक्ति आंदोलन हुआ, उस समय बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे भारत के जिन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया, चैतन्य महाप्रभु थे और भी कई ऐसे थे जिन्होंने भक्ति की धारा चलाई भारत में, भक्ति आंदोलन चलाया। और सूफी संत भी हुए उस समय में भारत में, उन्होंने सूफी जो धारा थी वो चलाई। तो सूफी संतों की धारा और भक्ति आंदोलन, ये दो प्रकार के आंदोलनों का समय था, दो प्रकार की धाराओं का समय था। दे रोट मैनी पीसेज ऑफ पोइट्री, दे रोट उन्होंने लिखे, मैनी पीसेज यानी बहुत से टुकड़े, ऑफ पोइट्री यानी कविताओं के। इन लोगों ने, भले ही वो सूफी संत थे या जो भक्ति काल के जो संत थे, वो भक्ति की धारा जिन्होंने चलाई वो वाले संत थे, इन्होंने कई कविताओं के टुकड़े लिखे, विच रिफ्लेक्टेड जो कि प्रतिबिंबित होते हैं, जिनमें प्रतिबिंब दिखता है, जिनमें नजर आता है, द टाइम्स व्हेन दे लिव्ड, वो समय उनमें नजर आता है जिसमें वो रहते थे। यानी वो जो उन्होंने कविताएं लिखी, दोहे लिखे, छंद लिखे, जो भी चीज लिखी उन्होंने, उन चीजों में उस समय की झलक दिखती है। महाभारता एंड रामायण यानी महाभारत और रामायण वर रिटन लिखे गए थे इन इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, जो भारत की असली भाषाएं हैं, भारत जो क्षेत्र है उसकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है यानी क्षेत्रीय भाषा है, इस भारत की असली जो भाषा है उनमें महाभारत और रामायण लिखे गए। हम जानते हैं महाभारत और रामायण संस्कृत में लिखे गए हैं, तो भारत की जो मूल भाषाएं हैं उनमें ये महाभारत और रामायण लिखे गए। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो। आज के जो वीडियो का समय अभी पूरा हो गया है एंड वी हैव टू फिनिश अवर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो तो हमें फिनिश करना होगा। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। अगला जो लेसन का पार्ट है वी विल स्टडी नेक्स्ट वीडियो, हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं बीच बीच में, देखिए मैं एक एक वर्ड का अर्थ बताता जा रहा हूं आपको। जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे, जो भी आपको नया वर्ड लगे, उसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी चाहिए, अपना शब्द ज्ञान मजबूत करना चाहिए, आपको अपनी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, शब्दों का जो कोश है, शब्दों का जो ज्ञान है इंग्लिश का,
वो आपको मजबूत करना चाहिए। अभी जब तक क्वेश्चन आंसर मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं इस लेसन में, तब तक आप लोगों को कुछ न कुछ करना जरूर चाहिए। केवल वीडियो सुनने से काम नहीं चलेगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप रफ कॉपी अपनी मेंटेन करें। रफ कॉपी में आप जो भी किसी भी वीडियो में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के, जो नए नए शब्द आते हैं, वो आप उनको लिखें, उनका हिंदी मीनिंग लिखें, उनको लर्न करें, याद करें उनकी स्पेलिंग्स। इससे आपकी जो वोकब होगी, जो वोकेबलरी है, वो मजबूत होगी, वो स्ट्रांग होगी। तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा आगे, और तभी आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो ये काम आप रेगुलर करते रहें। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाए, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, लेकिन आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ट्राई एंड डू हार्ड प्रैक्टिस टू स्ट्रॉन्ग योर वोकेबलरी, और आपकी जो वोकेबलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की एक कठोर परिश्रम आपको उसके लिए करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट डू योर वर्क एज आई टोल्ड यू। करें आपका वर्क जो मैंने अभी आपको बताया है। सी यू एंड बाय।